नमस्कार छात्रों, मैं प्रियंका त्रिपाठी। इसके पहले मेरा पहला वीडियो आप लोग देख चुके हैं जिसमें मैंने बेनिफिट्स ऑफ सोशियोलॉजी बताई थी। मैंने आपको बोला था, मैंने आपसे कहा था कि जब मैं अपना सेकेंड वीडियो लेके आऊँगी तो मैं उसमें समाजशास्त्र का जन्म और उसके विस्तार की कहानी बताऊँगी, उसके विकास की कहानी बताऊँगी। सबसे पहले ये समझिए कि समाजशास्त्र नया सब्जेक्ट है। वैसे तो मैंने कल भी कहा था कि समाजशास्त्र ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जो आपने कभी जाना ना हो, देखा ना हो, समझा ना हो, क्योंकि समाज जो है जन्म के साथ ही हमारे साथ चलता रहता है। लेकिन एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में समाजशास्त्र नया है और यह मुश्किल से 150 से 160 170 साल पुराना है। बीर स्ट्रीट ने कहा है, समाजशास्त्री थिंकर बीर स्ट्रीट ने कहा है कि इसका अतीत जितना लंबा है वर्तमान उतना ही। इट मीन्स कि ये है तो बहुत पुराना, हम प्लेटो से लेके अरस्तु तक ने इसकी व्याख्या करी है, हमारे यहाँ भी दार्शनिकों ने, मगर फिर यही बात आती है कि एक विषय के रूप में इसका जन्म 1838 में हुआ। अब हमें ये देखना है कि किन परिस्थितियों में इस सब्जेक्ट का जन्म हुआ, क्योंकि किसी भी नए सब्जेक्ट के लिए या विचार के लिए या क्रांति के लिए उस समय की देश काल परिस्थितियां बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती। मतलब कि सारा का सारा जो भी चेंजिंग आता है वह उन्हीं देश काल परिस्थितियों पर ही निर्भर रहता है। तो इसके लिए समाजशास्त्र के जन्म के लिए वैसे तो प्रमुख रूप से बस 2 ही क्रांतियों को माना जाता है, मेन माना जाता है, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति है और औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जो कि इंग्लैंड में हुई, इंग्लैंड की क्रांति, और फ्रांसिस क्रांति फ्रांस की क्रांति थी। लेकिन इसके लिए हम सबसे पहली जो क्रांति है और सबसे मेन क्रांति है वह है इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति, जिससे फ्रांसीसी क्रांति को अपने जन्म का विचार मिला, जिससे वहाँ के विचारक उद्वेलित हुए और उन्होंने ये सोचा, अपने जनता को इस विचार के लिए उद्वेलित किया कि हमें भी इंग्लैंड की तरह ही एक अच्छा राजा चुनना चाहिए, या जो हमारा शासक है उसको बदलना चाहिए, या फिर जो भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो फ्रांस से हमारे संविधान ने लिया है, इन चीज़ों का जब वहाँ जन्म हुआ तो इससे फिर इंग्लैंड से ही, इंग्लैंड की क्रांति के बाद ही फ्रांस की जनता और फ्रांस के विचारक उद्वेलित हुए। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इंग्लैंड की क्रांति क्या है। बहुत कम शब्दों में, संक्षिप्त में मैं आपको ये बताना चाहूँगी, बहुत बहुत ही कम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हाँ, इसी से जो है, इस क्रांति के बाद ही, इस क्रांति के फलस्वरूप ही पूरा विश्व जो है वो एक टाइप से हम कह सकते हैं कि ये क्रांति ही जनक थी और क्रांतियों की। तो हम चलते हैं उस समय इंग्लैंड पे जेम्स प्रथम का राज था और वहाँ की जनता उसको प्यार भी करती थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सारे ही धर्म जितने भी हैं, जैसे बौद्ध धर्म है तो उसमें हीनयान, महायान, जैन है श्वेतांबर, दिगंबर, हम हिंदू भी ऐसे ही शैव और वैष्णव में बटे हैं, मोहम्मडन्स भी, वो सारे ही धर्म जो है किसी न किसी छोटी से या बड़े मुद्दों को लेके अलग हो जाते हैं और वो अलग अलग बट गए हैं। कोई कुछ मानता है तो कोई जरा सा उससे हट के मानता है। तो ऐसा ही प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक था। तो जो जेम्स द्वितीय था, जब जेम्स प्रथम खत्म हो गया तो उसका पुत्र जेम्स द्वितीय, उसका भाई जेम्स द्वितीय सत्ता पर बैठा, और जब उस कुर्सी पर बैठा तो कैथोलिक था। कैथोलिक होने की वजह से उसने जो है पूरा, एक ऐसा, उसकी पत्नी थी जो कैथोलिक धर्म को बहुत मानती थी, तो उसने जो है पूरा सत्ता का ऐसा महिमामंडन हुआ कि उन लोगों को लगने लगा, जनता को लगने लगा कि अब यहाँ पे कैथोलिक राज्य स्थापित हो जाएगा। उसका पुत्र हुआ सेकंड पत्नी का पुत्र हुआ। पहली पत्नी से उसको मेरी नाम की पुत्री थी, और जब उसका सेकंड पुत्र हुआ तो जनता को ये विश्वास हो गया कि अब इसको कैथोलिक धर्म की शिक्षा दी जाएगी और फिर हमारे राज्य पे कैथोलिक धर्मावलियों का ही बोलबाला हो जाएगा। इसी से जो है विद्रोह का आगाज हुआ। उन्होंने विद्रोह किया, जनता ने विद्रोह किया, और जो राजकुमारी थी, जो जेम्स द्वितीय की फर्स्ट पुत्री थी मेरी, वो हॉलैंड के राजकुमार विलियम से उसका विवाह हुआ था। उन्होंने उसको वापस बुलाया, वो आया और
उन दोनों को संयुक्त रूप से उन्होंने अपने कानून में भी बदलाव किया और उन दोनों को संयुक्त रूप से इंग्लैंड की गद्दी पे बिठा दिया, संयुक्त रूप से दोनों को राजा बनाया। अब जो जेम्स द्वितीय था उसने अपनी जो भी उसकी सारी मुद्राएं थी उसको टेम्स नदी में डाल के फेंक के वो वापस चला गया और वो फ्रांस चला गया। इट मीन्स वो भाग गया, भगोड़ा हो गया। अब वहाँ से जो है, हालांकि इस क्रांति में कहीं भी एक बूंद खून नहीं गिरा और इसको गौरवपूर्ण क्रांति इसीलिए कहते हैं, लेकिन यहाँ से जनता को एक संदेश मिला कि हम बदलाव कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। अब यहीं से जो है प्रभावित हुए फ्रांस के थिंकर्स, बहुत प्रभावित हुए। फ्रांस में जो है बोर्बन राजवंश का शासन था। बोर्बन राजवंश में लुई 14वां जो था वो बहुत ही शक्तिशाली और मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कि उसने अपने राज्य को बहुत बढ़ाया, राज्य का बहुत केंद्रीकरण किया। लुई 15वां था वो बहुत अयोग्य शासक था और उसने कहा था, इतिहास में वह इस बात के लिए फेमस है कि उसने कहा था कि मेरे बाद प्रलय होगी। और जब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं लुई 16वां पे, तो लुई 16वां जो है, जिसके समय में फ्रांस की क्रांति हुई, लुई 16वां जो है बहुत ही कमजोर और अयोग्य शासक था। लुई 16वां के लिए यह कहा जाता है कि वह ईमानदार था मगर अपनी पत्नी के अधीन था और उसकी पत्नी बहुत ही फिजूल खर्च और जमीनी जो समस्याएं थी उनसे हटके थी। वह जमीन की समस्याओं को नहीं देखती थी। जो स्टेट था वो भी तीन, जो भी व्यवस्था थी वह 3 पार्ट में बटी थी, लेकिन सामंतशाही था। फर्स्ट में भी जो फर्स्ट थे वो पादरी थे। पादरी में भी 2 वर्ग थे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। जो उच्च वर्ग था वो तो मलाईदार पदों पे था और मतलब वही था कि वो कुछ नहीं करते हुए भी आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। जो सेकंड था वो परेशान था। सेकंड पे हम जब आएंगे, बुर्जुआ वर्ग था। बुर्जुआ वर्ग माने वही डॉक्टर, वकील और मध्यम बड़े किसान थे। ये लोग बहुत परेशान नहीं थे पर ये बदलाव चाहते थे क्योंकि बहुत हद तक इनको प्रॉब्लम्स थी। थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे निम्न वर्ग था। निम्न वर्ग जो मजदूर था, किसान था और जो बहुत मेहनत करता था और अपने उपज का बहुत बड़ा भाग दे देता था, राज्य को कर के रूप में दे देता था। सारी जनता एक तरह से बहुत परेशान थी। अब इसी में जो वहाँ के विचारक थे उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सबसे पहले उसमें जो है आते हैं रूसो। रूसो ने जो है, रूसो के लिए नेपोलियन ने ये कहा था कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। तो रूसो ने जो है बहुत ही एकदम से रूसो ने जनता को उद्वेलित किया और उसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और उसको स्वतंत्र ही मरना चाहिए और वह किसी भी तरह की गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ना चाहिए। सेकेंड वाल्टेयर थे। वाल्टेयर का बहुत फेमस है फ्रीडम ऑफ स्पीच। वाल्टेयर ने कहा कि बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और जिस तरह से आज ऐसा सामंतशाही है, जिस तरह से जनता को रखा गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा, हालांकि इन्होंने किसी भी विद्वान ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा, अप्रत्यक्ष रूप से ये जनता को लगातार बगावत करने के लिए उकसाते रहे, लगातार उनको एक दिशा निर्देश देते रहे। मॉन्टेस्क्यू का भी द स्पिरिट ऑफ लॉज एक बुक है जो इसमें बहुत ही फेमस है कि उन्होंने इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी और उन्होंने कहा कि सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। सत्ता का केंद्रीकरण होने से एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता आ जाती है और उससे जो है समाज का दोहन शुरू हो जाता है और ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। इन सब चीज़ों से, व्यवस्थाओं से और विचारों से उद्वेलित होकर फ्रांस की जनता ने विद्रोह कर दिया। वो भूखी थी। भूखी इट मीन्स फ्रांस का खजाना पूरी तरह से खाली हो गया था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई में जब फ्रांस के राजघराने ने भाग लिया, उससे भी फ्रांस का राजघराना पूरी तरह खाली हो गया था क्योंकि वो लड़ाई 100 वर्षों तक चली थी। लेकिन अब हम जब वापस आते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक दिन जो लुई 16वां था, उसकी पत्नी एंटोनिएट, इतिहास में एक वाक्य के लिए फेमस है कि जब बहुत भूखी जनता, उसका महल जो वर्साय का महल था वह भोग विलास का बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ था। तो जब जनता उसके पास गई और जनता ने कहा, उसके महल के पास बहुत इकट्ठे बहुत सारी भीड़ हुई, तो जनता ने कहा कि हमें खाने के लिए रोटी दीजिए।
तो उसने कहा, एंटोनियट ने कहा कि रोटी क्या करोगे, रोटी नहीं है तो केक खा लो। तो नहीं जानती थी कि जिस जनता के पास रोटी नहीं है, ब्रेड नहीं है, वो जनता, रोटी इट मीन्स ब्रेड, ब्रेड नहीं है वो जनता कैसे केक खा सकती है, उसको ज़मीनी सच्चाइयाँ नहीं मालूम थी। जनता ने विद्रोह कर दिया और लुई 16वां की हत्या हो गई, उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। और उसके बाद वहाँ पे दूसरा फिर वही हुआ। हालांकि इतिहास में हम यही पढ़ेंगे कि वहाँ पे फिर तानाशाही आई, मगर वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें भी आई और कुछ बदलाव भी आए। अब किसी भी समाज में जब जो राज सिंहासन होता है, जब उसमें दिक्कत होती है तो एक जो सामाजिक व्यवस्था उथल पुथल होती है, उससे मानसिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों व्यवस्थाएं उथल पुथल होती है। उसी दौर में जब फ्रांस ही नहीं, पूरा विश्व एक तरह से हम कह सकते हैं कि उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था, तो उसी दौर में 19 जनवरी को 1798 को फ्रांस की क्रांति के 10 साल बाद, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, मतलब 1789 में हुई थी, और फ्रांस और काम्टे का जन्म 1798 में हुआ। 10 वर्ष बाद काम्टे का जन्म हुआ। काम्टे के जन्म के साथ ही साथ काम्टे जो है वो जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो उसको ये महसूस होने लगा कि समाज में जो भी उथल पुथल है, जो भी चेंजिंग है, तो वो इन सब चीज़ों से परेशान रहने लगा। वो इन सब के बदलाव के लिए कोशिश करने लगा। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में वो बड़ा होने लगा। 1922 में उसकी सेंट साइमन से दोस्ती हुई, और सेंट साइमन से दोस्ती के साथ ही साथ जो है 1922 में ही उन दोनों ने संयुक्त रूप से, सेंट साइमन उसका गुरु भी था, संयुक्त रूप से एक बुक लिखी, द प्लान ऑफ साइंटिफिक रिऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही। लेकिन उनकी दोस्ती ज़्यादा लंबी नहीं चल पाई, क्योंकि उनकी दोस्ती में कुछ ऐसा उन दोनों के बीच हुआ कि उनकी दोस्ती लंबी नहीं चल पाई। 1824 में ही उनकी दोस्ती टूट गई। उनकी दोस्ती टूटने के साथ ही इस घटना का परिपेक्ष हो गया, अंत हो गया। 1838 में काम्टे ने एक नया सब्जेक्ट बनाया और उसको नाम दिया सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी। लेकिन इस सब्जेक्ट को, इस नाम को बेल्जियम के एक वैज्ञानिक एडोल्फ क्वेटलैट ने चुरा लिया। फिर उसी साल फ्रांस ने 1838 में ही फ्रांस ने समाजशास्त्र को बनाया, समाजशास्त्र नाम के एक विषय को बनाया और उसको समाजशास्त्र नाम दिया। इसीलिए काम्टे को समाजशास्त्र का पिता बोलते हैं, क्योंकि वह इसके जन्मदाता है, इस नाम के जन्मदाता है। उन्होंने इसको इस विश्व के पटल पे इस नाम के साथ लाया। अब हम आगे देखेंगे तो इस विषय पर बड़ी आपत्तियां हुई। मिल ने कहा कि यह अवैध संतान है, क्योंकि यह लैटिन और ग्रीक दो शब्दों से सोशियोलॉजी बना था, सोशियो और लोगस से। तो उन्होंने कहा कि यह दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। लेकिन और उन्होंने इसके लिए एक नाम भी सुझाया, इथोलॉजी। लेकिन समाजशास्त्र नाम ही इसका चलता रहा। जब हम आगे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि समाजशास्त्र ने बाद में बहुत ही विकास किया, लेकिन उसके विकास की कहानी जो शुरू होती है वह शुरू होती है अमेरिका से। हालांकि जन्म तो फ्रांस में हुआ, पर वहाँ विकास नहीं हो पाया। और उसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं कि काम्टे ने कहा था कि यह व्यवस्था और प्रगति का सब्जेक्ट है, सामाजिक व्यवस्था और प्रगति। तो उसके बाद ये सब्जेक्ट वहाँ बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। फिर जब हम आगे आएंगे तो हम ये देखते हैं कि अमेरिका के ही एल विश्वविद्यालय में, एल यूनिवर्सिटी में ग्राहम विलियम समनर ने इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाया। समनर ही इस सब्जेक्ट के अकादमिक गुरु माने जाते हैं। उन्होंने ही इस सब्जेक्ट की स्थापना की, मतलब स्थापना इट मीन्स उन्होंने इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाया। और आगे बढ़ाने के साथ ही साथ उन्होंने समाजशास्त्र की सबसे पहली किताब लिखी, सबसे पहली बुक लिखी, जिसका नाम फॉकवेज है, जिसमें उन्होंने संस्था का वर्णन किया। और ये जो समय था ये 1876 का समय था। अब 1876 से जब हम आगे आते हैं तो हम फिर देखते हैं कि
ये 1892 में 1892 में आके इस मॉल ने फिर इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाया। उन्होंने अमेरिकन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और वार्ड को उसका अध्यक्ष बनाया और उन्होंने इसके विकास के लिए बहुत काम किया। खुद वो उपाध्यक्ष बने। बाद में जब वार्ड की मृत्यु हो गई तो फिर से इसके अध्यक्ष बने और उन्होंने वास्तविक रूप से इसके लिए बहुत काम किया। जब हम देखते हैं इसके विकास की कहानी तो हमें इसके लिए दो स्कूलों की बात करेंगे। दो स्कूल जिन्होंने इनके विकास या दो संप्रदाय जिन्होंने इनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें सबसे पहला है शिकागो स्कूल के जन्मदाता स्मॉल थे। स्मॉल ने इस स्कूल की स्थापना की जो आगे चल के 1892 में 1892 में ये आगे चल के बहुत ही विकसित रूप से इसमें बहुत सारे जुड़े ही समाजशास्त्री दार्शनिक जुड़े, जैसे पार्क वर्गेस वगैरह इसी से हैं। और इन्होंने नगरीय और अपचार और जो भी समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याएं इनके ही अंतर्गत रही और इन्होंने इसका अध्ययन किया। अंतःक्रियावाद और इन्होंने इसको लेकर अध्ययन किया। सेकंड में हम देखते हैं 1923 में फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में जर्मनी में फिर से इस विषय को उठाया गया और इस फ्रैंकफर्ट स्कूल ने इसकी बहुत ही ज़्यादा इसका प्रचार किया और ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थे और इसमें मार्क्यूज बेंजामिन वगैरह समाजशास्त्री शामिल थे और इन्होंने मार्क्सवाद का चिंतन करते हुए इन समस्याओं पर काम किया। जब हम भारत में वापस आते हैं तो हम भारत में ये देखते हैं कि 1918 में मुंबई यूनिवर्सिटी में पैट्रिक गिट्स के निर्देशन में समाजशास्त्र विषय की शुरुआत हुई। लेकिन यह शुरुआत में अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही इसकी पढ़ाई होती रही, फिर बाद में नागरिक शास्त्र के अंतर्गत शुरू हुई। इनका कोई अलग से विभाग नहीं बना था। 1924 में घुरिये के निर्देशन में फिर इनका एक अलग विभाग बना और घुरिये बम्बई यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने और उन्होंने इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और बाद में उनकी एक जर्नल बुक भी प्रकाशित हुई और उन्होंने फिर इस विषय पे बहुत ज़्यादा काम किया। हम उनके काम को आगे के चैप्टर में देखेंगे। 1921 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में BN सील के नेतृत्व में समाजशास्त्र की स्थापना हुई। 19 यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे मुखर्जी साहब ने बहुत काम किया लखनऊ यूनिवर्सिटी में और उन्होंने जो है JK इंस्टीट्यूट खोला और उसमें समाजशास्त्र संबंधित अध्ययन होते रहे। 1955 में 1955 में पटना यूनिवर्सिटी में नर्मदेश्वर प्रसाद जो जाति की मिथकों के लिए फेमस है का अध्ययन किया था। इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में इस विषय को आगे बढ़ाया। पटना यूनिवर्सिटी में इस विषय की स्थापना हुई और ये पटना यूनिवर्सिटी में स्थापित हुआ। धीरे धीरे करके ये पूरे विश्व में फैलता गया और आज हम ये देखते हैं कि ये विषय एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में समाज की समस्याओं का अध्ययन कर रहा है और उसका निराकरण प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन अब आज के टाइम में जब हम इन दोहरी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे कि एक तरह से हम ये देख रहे हैं कि समाज जो है बदल रहा है और उस बदलाव का परिवार समाज पर क्या असर पड़ रहा है, तो हमारे लिए इस विषय की उपयोगिता और बढ़ गई है। हम इस विषय को और विस्तृत रूप में समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि अब समाजशास्त्र ऐसा विषय नहीं रहा, क्योंकि समाजशास्त्र का विषय विस्तृत है तो ये ऐसा नहीं रहा कि इसको हम एक लीक में कह सकें कि हमको इतना ही अध्ययन करना है। इसमें अपचार से लेके और कुंठाओं तक का अध्ययन किया जाता है। और इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अध्ययन के साथ ही साथ यह जनमानस के लिए उपयोगी भी सिद्ध हो रहा है और मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं उनको इससे लाभ मिल रहा है। आर्थिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूपों से आज ये विकसित होके पूरे विश्व की जनता को कहीं ना कहीं लाभ दे रहा है। तो इसके लिए हम काम्ट जी को धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने इस सब्जेक्ट को जो हम पढ़ते थे पर हम उसको एक नाम नहीं दे पाए थे, उन्होंने उसको एक नाम दिया, इसीलिए वह इसके फादर हैं। और हम इस सब्जेक्ट को आज बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं।
आपने बहुत ध्यान से मेरा पूरा वीडियो देखा। और मैंने पहले भी जैसे आपसे कहा था कि मैं धीरे धीरे करके आपको पढ़ाती रहूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस लॉकडाउन ने हमें अपनी ज़रूरतों को सीमित रखना सिखा दिया है। तो हमारी जो वैसी ज़रूरतें हैं, इट मीन्स जो हम जैसा चाहते हैं कि हम बोर्ड ले लें और हम आपको लिख लिख के बताएं, लिखने से चीज़ें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं कि कब जन्म हुआ और कैसे कैसे ये आगे बढ़ा, किस किस स्कूल ने इसको आगे बढ़ाया। तो शायद एक एरो के माध्यम से आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते, पर अभी वो संभव नहीं है। मैं अपने आगे के वीडियोज में डालती रहूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बहुत अच्छे से इस विषय को, मतलब जितना अच्छा मुझे आता है तो मैं आपको उतना अच्छे से परिष्कृत कर सकूं, आपको उतना अच्छा दे सकूं। और फिर वही बात आती है कि फ़िलहाल अभी तो मैं जो है ऐसे ही शॉर्ट वीडियो डालती रहूँगी, थोड़ा थोड़ा लेक्चर्स के। और आप लोग भी स्वस्थ रहिए और अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। अगला वीडियो मैं जब भी लाऊंगी तो जल्दी ही लाऊंगी। तो मैं जो है लॉकडाउन में समाज और महिलाओं की स्थिति पर थोड़ा सा अध्ययन करके आपको कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि हम वही विषय की हमारा विषय ब्रॉड है। तो हम एक अपना सेकेंड चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सामाजिक विषयों पर, सामाजिक रूप से लॉकडाउन का प्रभाव क्या पड़ेगा परिवार पे, समाज पे, और आर्थिक रूप से हम इससे कितना प्रभावित होंगे और उससे हमारा परिवार समाज कितना सफ़र करेगा, इसके बारे में मैं अपना अगला वीडियो लाऊंगी। और इसके बाद मैं आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ाती रहूँगी। अच्छा मुझे समझ में आ रहा है कि आपको शायद, अगर आपको कोई लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है, तो आप प्लीज़ मुझे पूछें, मुझे कमेंट करें, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि मैं आपको कितना, आप कितना समझ पा रहे हैं मुझको। और आपने बहुत ध्यान से मेरी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।